पैरेलल यूनिवर्स में प्रोफेसर श्रीनिवासन जो राघव के सामने खड़ा था और इस हाल में देखकर उसके सामने खड़ा राघव घबराने लगता है। उसके हाथ पैर श्रीनिवासन को देखकर कांप रहे हैं, क्योंकि श्रीनिवासन का गोल्डन ग्लव्स अब एक घातक वेपन बन चुका है, जिसकी उंगलियों से बड़े बड़े खंजर जैसे तेज धार नाखून बाहर निकल आए, जिनकी लंबाई 6 इंच के आसपास है। अगले ही पल प्रोफेसर श्रीनिवासन अपने हाथ में पहने उस गोल्डन ग्लव्स के नाखून को राघव के चेहरे की तरफ ले जाता है और धीरे धीरे उन नाखूनों को राघव के गले तक ले आता है। अरे, तुम तो डर गए। मैंने कहा था ना, तुम मेरे बेटे जैसे हो और मेरे फेवरेट स्टूडेंट में से एक हो, इसलिए तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। श्रीनिवासन मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब तुमने सच कबूल कर ही लिया है कि वो शख्स तुम हो जिसने हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को दुश्मन तक पहुंचाया है, तो अब इसके बदले में मैं क्या करूं? तुम मुझे बताओगे कि आगे मुझे क्या करना चाहिए? श्रीनिवासन ने धीमी आवाज में राघव के कान में कहा। श्रीनिवासन के इस अजीब सवाल पर राघव कुछ न बोल सका और पहले से भी ज्यादा घबरा गया। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे ये बताने के लिए काफी है कि तुम माफी नहीं, मौत चाहते हो। और देखो, मैं तुम्हें दोनों दे रहा हूं ताकि दोबारा से तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत ही न पड़े। ऐसा कहते ही प्रोफेसर श्रीनिवासन अपने गोल्डन ग्लव्स के तेज धारदार नाखूनों का वार राघव के गले पर करता है और चंद ही मिनटों के अंदर तड़पते हुए राघव की बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। श्रीनिवासन की उस खुफिया लेबोरेटरी में मौजूद बाकी स्टूडेंट ने आज प्रोफेसर श्रीनिवासन का वो चेहरा देखा जो इससे पहले उन्होंने नहीं देखा था। इसलिए आज सभी स्टूडेंट्स श्रीनिवासन का ये रूप देख पूरी तरह शॉक्ड हैं। ये सर इतने खतरनाक है, हमें नहीं पता था, एक लड़के ने कहा। उसके इस बात पर दूसरे लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तेरा भी यही हाल होगा। वैसे भी सर ने कुछ गलत भी तो नहीं किया। क्या ये तू क्या बोल रहा है? सर ने कैसे ये सब सही किया? पहले लड़के ने पूछा। इसके इस सवाल पर दूसरे लड़के ने अपने दोस्त के कान में जाकर कहा, अब कोई भी किसी का सीक्रेट बता देगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। आखिर सर इतना मेहनत जो कर रहे हैं। इतना कहकर दोनों शांत हो गए, पर बाकी के लड़के को यह सब गलत लगा। इसी कारण वो सारे सभी स्टूडेंट अपनी बेंच पर खड़े होकर श्रीनिवासन के पास आ गए और उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। ये क्या किया आपने? मार दिया राघव को? पर क्यों क्यों किया आपने ऐसा? उन स्टूडेंट्स ने गुस्से में श्रीनिवासन से पूछा। जो राघव ने किया उसकी सजा सिर्फ यही थी। अगर मैं इसे खत्म नहीं करता तो ये हमारे लिए नासूर बन जाता। फिर तुम देखते कि कुछ वक्त बाद डॉक्टर ध्रुव अपने इरादों में कामयाब हो चुका होता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर ध्रुव तक हमारी कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहुंचे, और साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सीक्रेट एजेंसियों तक पहुंचे। यही कारण है कि मैंने राघव को मार दिया। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने बाकी स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहा। लेकिन सर, राघव मेरा दोस्त था, आपने उसे मार दिया। उनमें से एक लड़के ने सवाल किया। मैं जानता हूं कि राघव तुम्हारा दोस्त था, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम्हारी लड़ाई बुराई के खिलाफ है। ऐसे में तुम्हें अपने दोस्त की मौत का गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने जो कुछ भी किया उसका खामियाजा आने वाले वक्त पर तुम्हें ही भुगतना पड़ता। उस वक्त उसने ये नहीं सोचा था कि तुम लोग उसके दोस्त हो, और उसकी नजरों में तो तुम उसके दोस्त नहीं बल्कि उसके दुश्मन थे। श्रीनिवासन ने पूरी बात बताते हुए कहा। हमारे सीक्रेट मिशन के बीच अगर कोई तुम्हारा अपना भी आए तो तुम उसे भी खुशी खुशी खत्म कर देना, क्योंकि तुम सभी लोग अच्छाई के रक्षक हो, और अच्छाई के खातिर तुम्हें अपनों को भी मारने में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। श्रीनिवासन ने एक बार सभी स्टूडेंट्स को समझाया। हम आपकी बातें समझ गए प्रोफेसर, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी काम करते हैं वो अच्छाई को समर्पित होता है। इसलिए आज से जो कोई भी हमारे सीक्रेट मिशन में रोड़ा बनेगा उसे हम सब खत्म कर देंगे। यह हमारा आपसे वादा है। उन सभी स्टूडेंट्स ने जोश भरी आवाज में जवाब दिया।
एक तरफ पैरेलल यूनिवर्स में ये सब हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर रियल यूनिवर्स में दिन की तेज धूप खिली हुई है। सड़क पर एक मारुति वैन स्कूल से घर को जा रही है। कुछ स्कूली लड़कियों को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले जा रही है। उन सभी लड़कियों की उम्र 15 से 16 साल के आसपास है, जिनका अभी रो रो कर बुरा हाल है। इनके हाथ और मुंह बांधे गए हैं और आंखों में काली पट्टी लगाई गई है। बावजूद इसके ये स्कूली लड़कियां मदद की गुहार लगाने के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन इनका मुंह एक कपड़े से बंधे होने के कारण इनकी आवाज किसी और को नहीं सुनाई देती, सिवाय उन बदमाश किडनैपर्स के। इनके हाथ पैर बांधे हुए हैं, बावजूद इसके इन लड़कियों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। वैसे जितना चिल्ला सकती हो चिल्लाओ, क्योंकि अब हम तुम्हें जहां ले जा रहे हैं वहां तुम्हारी चीखों को कोई नहीं सुनने वाला। गाड़ी चला रहा एक बदमाश कहता है। तूने ठीक कहा, आज हमारे साथ सोने की एक मुर्गी नहीं बल्कि बहुत सारी मुर्गियां लगी है। क्या बोलता भाई, क्या कीमत होगी इनकी? दूसरे किडनैपर ने पूछा। भाई ये तो हम सबके भाई ही डिसाइड करेंगे इनकी क्या कीमत होगी। अब इन्हें अपने भाई सूर्या को सौंप देंगे, फिर हमें हमारे इस काम के बदले रोकड़ा मिल जाएगा। बाकी भाई को सोने के अंडा देने वाली मुर्गियां। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए वैन में बैठे बाकी बदमाशों ने कहा। अगले ही पल वैन ड्राइवर ने वैन को और स्पीड से आगे भगा दिया और फिर वे बदमाश उन मासूम लड़कियों को लेकर इन बदमाशों के हेड सूर्या के पास आ गया। क्या बात है, बहुत खूब। तुम लोगों ने इन लड़कियों की आंख में अभी तक पट्टी रखा है, ये अच्छी बात नहीं। इनकी आंख और मुंह से पट्टी खोल दो। बदमाशों के हेड सूर्या भाई ने बाकी बदमाशों से कहा और उसके ऐसा कहते ही उन लड़कियों की आंखों और मुंह से पट्टियां हटा दी जाती, लेकिन अभी भी उनके हाथ नहीं खोले जाते। लड़कियों की आंखों से पट्टी खुलती है तो वे अपने सामने एक अजीब सी शक्ल वाले बदमाश को दिखती है और चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उन्हें पता चलता है कि वहां चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ है। बस हल्की सी रोशनी वहां पर है जहां पर वो बदमाश खड़ा है, जिसका चेहरा अभी साफ साफ नजर आ रहा है। हमें हमें छोड़ दो अंकल, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें यहां से जाने दो। लड़कियों ने रोककर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। हैं? अरे इतनी जल्दी भी कहां है जाने की? अभी तो तुम्हें मेरे साथ काम करना है, समझी तुम? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बदमाशों का हेड बोला। अगर आपने हमें नहीं छोड़ा तो हम पुलिस को बताएंगे, फिर देखना आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। उन लड़कियों ने अपनी आवाज में गर्माहट लाते हुए कहा, जिसको सुनकर वो सारे बदमाश हंसने लगे। अच्छा, देखो मैं तुम लोगों को इतने प्यार से समझा रहा हूं और तुम लोग पुलिस की बात कर रही हो, ये बात अच्छी नहीं है। वैसे तुम पुलिस को इन्फॉर्म कैसे करोगी? जब मेरी चुंगल से छूटोगी तभी तो इन्फॉर्म कर पाओगी ना। बदमाशों का हेड एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला और अगले ही पल वो अपने साथियों की तरफ देखने लगा। वाह मेरे शेरों वाह, आज तुमने जो काम किया है उसकी मैं तुम्हें दाद देता हूं, क्योंकि तुम नहीं जानते आज तुम लोग मेरे लाखों के प्रॉफिट का कारण बनने जा रहे हो। ये लो तुम सबका इनाम, इसे बराबर बांट लो। ऐसा कहते ही बदमाशों के हेड सूर्या भाई ने अपनी जैकेट के पॉकेट से कुछ नोटों के बंडल निकाले और अपने आदमियों की तरफ फेंक दिया। ये है तुम्हारा इनाम और बाकी इसी तरह से तुम मेरे लिए काम करते रहो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, सूर्या ने कहा। तभी अचानक उस बड़े से कमरे का शटर ओपन होता है, जिससे उस जगह पर थोड़ी बहुत लाइट अंदर आती है और उसी हल्की लाइट के बीच एक अनजान शख्स धीरे धीरे कदमों के साथ बदमाशों के हेड की ओर आता है, जिसका चेहरा अभी भी साफ नजर नहीं आ रहा है? कौन हो तुम? बदमाशों के हेड सूर्या ने चौंकते हुए कहा। उसके इस सवाल पर उस शख्स ने जवाब देते हुए कहा, सभी के ऊपर इनामों की बौछार कर रहे हो, जरा हमारे ऊपर भी इनामों की बौछार कर दो। कौन है तू और क्या लगता है हमारा जो हम तेरे ऊपर इनामों की बौछार कर दे, वो भी बिना किसी काम के? अगर मेरे लिए काम करना चाहता है तो बता, अगर तू काम कर पाया तो इसी तरह तेरे ऊपर भी मैं इनामों की बौछार कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तू मुझे यह बता कि तुझे यहां भेजा किसने? बदमाशों के हेड सूर्या ने पूछा। मुझे यहां किसी ने नहीं भेजा है और ना ही मुझे बुलाया गया है, मैं खुद ब खुद आया हूं यहां। तुम जैसे लोगों का हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से
नामो निशान मिटाने के लिए। उस अनजान शख्स ने एक तेज आवाज में कहा, अच्छा हुआ तू खुद ब खुद यहां आ गया, लेकिन अब वापस नहीं जा पाएगा। अब वापस तेरी लाश यहां से जाएगी। बदमाशों के हेड सूर्या ने उस अनजान शख्स को धमकाते हुए कहा। पर अब वो अनजान शख्स धीरे धीरे उन बदमाशों के नजदीक आता जा रहा है, और जैसे ही वो उन बदमाशों के नजदीक आ रहा है, वैसे ही उसका चेहरा भी सभी को नजर आने लगता है। ए, तुम तो वही हो जिसने सुपर अर्जुन को मारा था? सूर्या ने चौंकते हुए पूछा। जी हां, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विराज था, जिसके बारे में आरव डॉक्टर जूल को कह रहा था कि उसने विराज को मार दिया है। पर इस वक्त विराज जिंदा था और सही सलामत था। हां, मैं वही हूं जो तुम जैसे बुरे लोगों का भी कई बार खात्मा कर चुका है, और आज बारी तुम्हारी है, विराज ने उन सभी बदमाशों को धमकाते हुए कहा। विराज की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद वे सभी स्कूली लड़कियों के चेहरे पर स्माइल आ गई, और वो विराज को चीयर्स करते हुए आगे कहने लगी। हाँ विराज भैया, ये सभी गुंडे हमें किडनैप करके यहां लाए हैं। अगर आप यहां नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता, इसलिए इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, और आपसे बेहतर ये काम और कौन कर सकता है। हाँ, तुम सभी ठीक कहती हो। वैसे अब तो तुम सबको डर नहीं लग रहा है ना? विराज ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा। जब तक आप यहां मौजूद नहीं थे तब तक हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आप यहां आ गए तो डर किस बात का? उन लड़कियों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विराज की उन बदमाशों के अड्डे पर मौजूदगी उन बदमाशों के चेहरे पर खौफ लाने के लिए काफी है, इसीलिए अब वे सभी बदमाश विराज के आगे हाथ जोड़ने लगे हैं। हमें माफ कर दो विराज, हमसे गलती हो गई, हम आइंदा से ये सब नहीं करेंगे। और वैसे भी अब तुम आइंदा से कुछ करने के लायक भी नहीं रहोगे। ऐसा कहते ही विराज ने उन सभी बदमाशों की पिटाई शुरू कर दी, और चंद ही मिनटों की पिटाई के बाद उन सभी बदमाशों की अक्ल ठिकाने आ गई। अगले ही पल विराज अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके उन सभी बदमाशों समेत वहां पर मौजूद सभी स्कूली लड़कियों को भी एक झटके में पुलिस थाने ले आया। ये लीजिए सर, मैं आपके मुजरिमों को आपके पास ले आया हूं, जिन्होंने मासूम सी स्कूल की लड़कियों का किडनैप किया था, विराज ने इंस्पेक्टर से कहा। इंस्पेक्टर ने जैसे ही विराज को देखा वो खुश हो गया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरे पांडे, ले जाओ इन्हें अंदर और डाल दो हमेशा हमेशा के लिए हवालात में, इंस्पेक्टर ने हवलदार पांडे से कहा। और अगले ही पल वो विराज का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, जो काम हमें करना चाहिए वो तुमने किया है, इसलिए इस काम को करने के लिए शुक्रिया। तभी इतने में वहां पर मौजूद हुए सभी स्कूली लड़कियां भी विराज का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, थैंक यू विराज भैया, आज आपने हमारे साथ बहुत कुछ गलत होने से बचा लिया। इसमें मेरा आभार प्रकट करने की कोई बात नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। अभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसलिए आप मुझे अब इजाजत दें। और हां, तुम लड़कियों से मैं इतना कहना चाहता हूं कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी बदमाश तुम्हारे ऊपर आंख उठाने से भी डरे, विराज ने कहा, और फिर वहां से गायब हो गया। एक तरफ विराज गायब हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ आज डॉक्टर जूल अपनी सीक्रेट लैब में मौजूद ना होकर शहर में एक आम इंसान बनकर घूम रहा है। वो अभी एक छोटी सी चाय की दुकान के बाहर लगी एक प्लास्टिक चेयर पर बैठा हुआ है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ विराज का पता लगाना है, क्योंकि उसे अभी भी आरव की बातों में पूरी तरह विश्वास नहीं है कि उसने विराज को खत्म किया है। इसीलिए आज वो खुद अपनी पावर्स के दम पर पिछले कई घंटों से विराज का पता लगाने में जुटा हुआ है। मैं पिछले कई घंटों से अपनी पावर का इस्तेमाल करके थक चुका हूं, लेकिन बावजूद इसके मुझे विराज का कोई पता न लग सका। यह मेरे लिए इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? मेरी सुपर पावर मुझे धोखा कैसे दे सकती है? क्या वो वजह है जो मुझे विराज तक पहुंचने से रोक रही है? डॉक्टर जूल मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहता है। तभी उसकी नजर सामने कुछ लोगों पर पड़ती है, जिसको देख डॉक्टर जूल कहता है, ये सारे इतने आराम से घूम रहे, मेरा खौफ ही खत्म हो गया इस शहर में। मुझे कुछ भी करके अपना खौफ वापस लाना होगा लोगों में, पर पहले विराज के बारे में पता चल जाए। डॉक्टर जूल विराज को लेकर अपने ही ख्यालों में अभी बस उलझा हुआ है। तभी वहां पर दो और लोगों की दस्तक होती है, जो कि
आकाश और श्रुति हैं। आपका अंदाजा सही था डॉक्टर, विराज अभी मरा नहीं, वो अभी जिंदा है। मैं उसे अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आ रही हूं। श्रुति ने धीमे से डॉक्टर जूल से कहा। अब आगे क्या कदम उठाएगा डॉक्टर जूल? आखिरकार श्रुति के मुंह से डॉक्टर जूल को यह सच्चाई पता चली गई कि विराज अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर जूल पूरी तरह से शॉक में है। क्या क्या कहा तुमने? विराज अभी मरा नहीं, जिंदा है? डॉक्टर जूल ने चौंकते हुए पूछा। हाँ डॉक्टर, यह सच है। मैंने विराज को आज कुछ स्कूल की लड़कियों की मदद करते हुए देखा था, जिन्हें कुछ किडनैपर्स अपने अड्डे पर लिए जा रहे थे। तब विराज ने इन मौके पर उनके अड्डे पर जाकर उन्हें सबक सिखाया था, श्रुति ने डॉक्टर जूल से कहा। श्रुति से यह सब सुनने के बाद डॉक्टर जूल ने कुछ सोचकर कहा, क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रही हो ना, या कोई मजाक तो नहीं कर रही? डॉक्टर जूल की बातें सुनकर श्रुति ने अपनी तरफ से कहा, अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं खुशी खुशी आपके सामने जान दे दूंगी। श्रुति की आंखों में इस वक्त डॉक्टर जूल को सच्चाई दिखाई दे रही थी। जिसका मुझे डर था वही हुआ। इसका मतलब आरव ने मुझसे झूठ बोला। डॉक्टर जूल ने थोड़ा टेंशन में आकर कहा। हाँ, और आरव ने आपसे झूठ बोला है, और मुझे ऐसा लगता है कि आरव आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा प्लान करने वाला है जिससे आपको भारी नुकसान पहुंचे, आकाश ने कहा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? डॉक्टर जूल ने हैरानी से पूछा। उसके इस सवाल पर आकाश ने कहा, क्योंकि जब आरव आपसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आकाश की बात सुन डॉक्टर जूल ने झट से पूछा, वैसे इस वक्त आरव है कहां? मेरी तो काफी देर से बात नहीं हुई इससे। हाँ डॉक्टर, हमें भी कुछ नहीं पता, श्रुति और आकाश ने एक साथ जवाब दिया। कहीं आरव अभी मेरी सीक्रेट लेबोरेटरी में तो नहीं? अगर ऐसा है तो हमें बिना देर किए वहां पहुंचना होगा, डॉक्टर जूल ने कहा। हाँ डॉक्टर, जल्दी कीजिए, क्योंकि आरव किसी भी पल अब कुछ भी कर सकता है, श्रुति ने कहा। और अगले ही पल वे तीनों वहां से गायब होकर पहुंच गए वापस डॉक्टर जूल की सीक्रेट लैब के अंदर, जहां जाकर डॉक्टर जूल की नजर सबसे पहले आरव पर ही पड़ती है, जो डॉक्टर जूल के बनाए उस लैब में मौजूद तमाम सिस्टम पर छेड़खानी करने पर तुला हुआ है, जिसने काफी हद तक डॉक्टर जूल की लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वहां पर रखे तमाम इन्वेंशन को भी फेल कर दिया है, और अब उसकी कोशिश है कि वो डॉक्टर जूल की इस सीक्रेट लैब को पूरी तरह बर्बाद कर दे। मैं डॉक्टर जूल के इस सिस्टम के साथ उसे भी तबाह करके रख दूंगा। इससे पहले वो यहां आ जाए, मुझे जल्दी सब कुछ खत्म करना होगा। ऐसा कहते ही वो तेजी से अपनी उंगलियों को घुमाते हुए लैब में मौजूद उस एडवांस सिस्टम को खराब करने पर तुल जाता है। वाह, किसी ने सच ही कहा है, कुत्ते को पाल लो पर इंसान के बच्चे को मत पालो, वो कभी अपनी वफादारी नहीं निभाता। आरव के ठीक पीछे से एक आवाज आई। आरव ने जैसे इस आवाज को सुना तो वो रुक गया, और तभी वो पीछे मुड़ा, जहां डॉक्टर जूल के साथ श्रुति और आकाश भी मौजूद है। डॉक्टर जूल को इस तरह अचानक अपने सामने देख आरव पूरी तरह घबरा जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, डॉक्टर, आप यहां कब आए? क्या एक्टिंग करने लगे हो आरव? वाह, मान गए, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करना सीख गए। डॉक्टर जूल मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं वो डॉक्टर, वो सिस्टम कुछ वायरस आ गए थे जिसके कारण। आरव अभी आगे कुछ कहता कि इतने में आरव की इस घबराहट भरे सवाल पर डॉक्टर जूल फिर से मुस्कुराता है और कुछ देर बाद आरव से पूछता है, क्या बात है? अरे आरव, यहां क्या कर रहे हो तुम? जरा मुझे बताओगे कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम वो कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यहां पर, जिससे मेरे सिस्टम का वायरस मर जाएगा और मुझे फ्यूचर बेनिफिट देगा? हाँ, आप पूछ रहे हैं डॉक्टर, तो मैं बता दूं कि मैं बस आपके फ्यूचर बेनिफिट के लिए ही तो काम कर रहा हूं। मैंने सोचा कि आप यहां नहीं है तो मैं खुद से एक एंटीवायरस बना दूं और फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपके लिए कुछ सरप्राइज क्रिएट करूं, एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ आरव ने कहा। लेकिन इस लैब का सिस्टम तो कुछ और ही बता रहा है। मेरा सिस्टम कह रहा है कि तुम मुझसे दगाबाजी कर रहे हो, तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो।
डॉक्टर जूल ने आरव को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा। डॉक्टर जूल की इस बात पर आरव हंसता है और अगले ही पल अपने शैतानी रूप में आ जाता है। अब जब तुम मेरी हकीकत जान ही चुके हो तो यह भी जान लो कि आज मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। आरव एक अजीब सी शैतानी आवाज में डॉक्टर जूल को धमकाते हुए कहता है, मेरे बनाए प्यादे, तुम आज मुझी को आंख दिखा रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, और जहां तक मुझे खत्म करने का सवाल है उसका ख्याल भी अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि अब तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि क्यों किया तुमने ये सब? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने विराज को खत्म कर दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। विराज मरा नहीं, फिर तुमने क्यों किया ये सब? एक अजीब सी शैतानी आवाज में डॉक्टर जूल ने पूछा, जिसके बाद आरव हंसने लगा और फिर कुछ देर बाद बोला, क्योंकि मैं तुमसे अपने पिता की मौत का इंतकाम लेना चाहता था। सुपर अर्जुन के इस दुनिया से जाने के बाद मैंने विराज के अंदर वो सारी शक्तियां देखी जिससे मैं उसका सहारा लेकर तुम्हें मौत दे सकूं, तुमसे अपने पिता की मौत का इंतकाम ले सकूं। आरव की बात सुन डॉक्टर जूल के चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। उसने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, इस आरव को यह सब कैसे पता है? क्या सोच रहे हो डॉक्टर? अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, आरव ने पूछा, जिसके जवाब में डॉक्टर जूल ने कहा, ये तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि मैंने ही तुम्हारे पिता को मारा है, जबकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम्हारे पिता अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। तुम चाहो तो उन्हें अभी भी महसूस कर सकती हो मेरे अंदर। मैंने तो तुम्हें बताया था कि मैं दोबारा तुम्हारे पिता के कारण ही जिंदा हो सका। डॉक्टर जूल की इस बात को सुनकर आरव अब गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? कब तक तुम मुझे धोखे में रखोगे? अब तुम्हारा झूठ, तुम्हारा यह धोखा मेरी आंखों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा डॉक्टर, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। तो तुम मुझे गलत समझ रहे हो आरव। मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं और मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? डॉक्टर जूल पूछता है। मुझे भी पहले यही लगा था जब तुमने मुझे अपनी सच्चाई बताई थी, लेकिन असल सच्चाई तो मुझे विराज के पास जाकर पता लगी जब मैं उसे खत्म करने पहुंचा था। आरव ने इतना कहा ही था कि डॉक्टर जूल की आंखें बड़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, ओह, तो इस नए नमूने ने मेरे इस कठपुतली को बहकाया है। ज्यादा मत सोचो डॉक्टर, तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है, आरव ने गुस्से से कहा और उस पल के बारे में सोचने लगा। यह कुछ दिन पहले की बात है जब आरव विराज को खत्म करने पहुंचा था। आरव अभी विराज पर अपना पहला वार करता है। इससे पहले विराज को आरव को देखकर कुछ महसूस हुआ, जिसके बाद विराज ने आरव को अपनी सुपर पावर से गायब कर दिया और एक सुनसान जगह पर पहुंचा दिया, जहां थोड़ी ही देर में विराज भी आ पहुंचा। लेकिन अगले ही पल विराज ने आरव के ऊपर अटैक करने से पहले उससे एक सवाल पूछा, तुम्हें यहां किसने भेजा है मुझे खत्म करने? मुझे यहां डॉक्टर जूल ने भेजा है, ताकि आज मैं तुम्हें खत्म करके उन्हें इस बात की खुशखबरी दे सकूं कि मैंने अच्छाई के नए रक्षक विराज का खात्मा कर दिया है, और आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए तैयार हो जाओ मरने के लिए। ऐसा कहते ही आरव अपनी पावर का यूज विराज के ऊपर करने लगता है, लेकिन विराज बड़ी ही फुर्ती के साथ आरव के इस अटैक को अपने हाथों से रोक देता है, जिसे देखकर आरव पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अभी तक तुम ये जान ही गए होगे, तुम किसी भी हालत में मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कहते ही विराज की नजर आरव के बाएं कंधे पर जाती है, जहां पर से थोड़ा सा खून निकल रहा है। आगे विराज धीमे धीमे आरव के सामने पहुंचकर उसके बाएं कंधे को छूता है और उसके कंधे से निकल रहे खून को विराज के हाथों में लेकर कुछ महसूस करता है। इसके बाद विराज अपनी आंखें बंद करता है और अपनी सुपर पावर का यूज करने लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है।
तुम्हारा चेहरा ये बताने के लिए काफी है कि तुम एक इंसान हो, इसलिए मैंने भी तुम्हें अभी तक खत्म नहीं किया। तुम जिस दलदल में धंसते जा रहे हो वहां तक पहुंचाने वाला भी डॉक्टर जूली है, जिसका साथ अभी तक तुम जाने अनजाने में देते आ रहे हो। विराज आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। विराज की ये सारी बातें सुन आरव चौंक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम तो मेरे दुश्मन हो। आरव ने पूछा। यह तुम्हारा मानना है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन हकीकत तो यह है कि मैं बुराई का दुश्मन हूं, अच्छाई का नहीं। अब तुम बुराई का साथ दे ही रहे हो तो इसलिए मैं तुम्हारा भी दुश्मन बन गया, और साथ ही तुम्हारे उस डॉक्टर जूल का भी, जिसने तुम्हें अभी तक अंधेरे में रखा है। क्या तुम्हें अपने पिता की मरने की असली वजह पता है? विराज ने आरव से सवाल किया। नहीं, मेरे पिता मरे नहीं हैं, बल्कि वो अभी भी जिंदा हैं, आरव ने कहा। ओह, तो इसका मतलब डॉक्टर जूल ने तुमसे एक राज छुपा कर रखा है कि तुम्हारे पिता भी जिंदा हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि उन्हें कई साल पहले ही डॉक्टर जूल ने खत्म कर दिया था। उसने तुम्हारे पिता की बॉडी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ही किया है, उन्हें जिंदा नहीं रखा। विराज ने आरव को समझाया, पर आरव को ये बातें बचका नहीं लगी। डॉक्टर जूल ने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह समझा है, और मैंने कई बार उनके चेहरे पर अपने पिता का चेहरा देखा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं ताकि तुम मुझे डॉक्टर जूल के खिलाफ भड़काकर अपने इरादों में कामयाब हो सको, पर ऐसा नहीं होने वाला, आरव ने गुस्से में कहा। अगर ये मेरी मनगढ़ंत कहानियां होती तो जरा सोचो, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में इतना कुछ कैसे पता चलता? कैसे मैं ये सब जान पाता कि डॉक्टर जूल का ऑरा उस वक्त तुम्हारे पिता की बॉडी के अंदर दाखिल हुआ था जब वो बुरी तरह घायल थे? विराज की इस बात ने आरव को भी कुछ देर में सोच में डाल दिया, क्योंकि ये बातें सिर्फ डॉक्टर जूल और आरव को ही पता थी। लेकिन आज इन दोनों के साथ ही विराज को भी ये राज पता चल चुका है। मुझे लगता है तुम्हारा कहना सही है। अगर डॉक्टर जूल मेरे पिता की मौत का जिम्मेदार है तो मैं उसे अब भी जाकर खत्म कर दूंगा, पर तुम साबित करके दिखाओ, आरव गुस्से में कहता है। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, बस तुम्हें वो करना है जो मैं तुमसे कहूंगा। और रही बात साबित करने की, तो मैं बता दूं कि एक शरीर में एक ही इंसान का ऑरा रह सकता है, और अगर दो ऑरा आ जाए तो बाद में बहुत परेशानी होती है। फिर डॉक्टर जूल तो एक शैतान था, उसने तुम्हारे पिता के शरीर का फायदा उठाया, विराज ने पूरी सच्चाई बताते हुए कहा। ये सोचते सोचते आरव अपने वर्तमान में आ गया। उसने देखा सामने डॉक्टर जूल उसे घूरे जा रहा है। ये सारी बातें बताते हुए आरव ने आखिरी में कहा, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैंने विराज को खत्म कर दिया, जबकि हकीकत तो यह है कि ये हमारा एक प्लान था ताकि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं। आरव के ऐसा कहते ही डॉक्टर जूल जोर जोर से हंसने लगा, और देखते ही देखते वो अपनी शैतानी रूप में आ गया। अब जब तुम्हें मेरी हकीकत पता चल ही चुकी है तो सुनो, ये सच है कि मैंने तुम्हारे पिता की सिर्फ बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हें खुद ही अपने हाथों से मारा था, और आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे पिता के पास भेज देता हूं। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल आरव से कहता है। डॉक्टर जूल के सामने खड़ा आरव भी उसे देखकर गुस्से से आग बबूला हो चुका है, क्योंकि जिस डॉक्टर जूल को वो अपना हितैषी समझ रहा था वो असल में उसके पिता का कातिल निकला। इसलिए आरव डॉक्टर जूल के ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देता है। लेकिन डॉक्टर जूल आरव के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए डॉक्टर जूल आरव के अटैक्स को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने तुम्हें इतना पावरफुल बनाया ताकि तुम बुराई का विस्तार करने में मेरा साथ दोगे, लेकिन आज मेरे ही बनाए हुए प्यादे तुम मुझी को आंख दिखा रहे हो। अब तक तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि डॉक्टर जूल से दगा करने का अंजाम क्या होता है। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह मसल कर रख सकता हूं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत और पावर बची है तो उठो और फाइट करो मुझसे, डॉक्टर जूल आरव का मजाक उड़ाते हुए कहता है। डॉक्टर जूल की बातें आरव के कानों तक पहुंचती है, जो कि नीचे घायल पड़ा है, लेकिन अभी भी उसके जहन में अपने पिता की मौत का इंतकाम लेने का जुनून सवार है। इसलिए वो हिम्मत करके उठता है और वापस से
डॉक्टर जूल के ऊपर अपनी पावर का अटैक करता है, लेकिन इस बार भी बड़ी आसानी से डॉक्टर जूल आरव के इस अटैक को भी आसानी से रोक लेता है और जवाबी अटैक अपनी सुपर पावर का आरव के ऊपर करता है, जिससे चंद ही सेकंड के अंदर आरव हार जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया, आरव अपने चेहरे से खून के छींटे पोंछते हुए कहता है। अब क्या आरव अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा डॉक्टर जूल से?